बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं देसी डेरा यूट्यूब चैनल। गोट फार्मिंग में किस नस्ल का इंतखाब करना चाहिए और कितनी तादाद से गोट फार्मिंग शुरू करनी चाहिए। कल ही एक मेरे देखने वाले भाई ने कमेंट्स किया है, तो सोचा ये है कि चलो इसी पे जो है ना थोड़ी डिटेल से वीडियो बना दें ताकि सब उन नए फार्मर्स को पता चल सके जो मेरे दोस्त भाई पहली दफ़ा जो है ना वो फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, उनकी भी रहनुमाई हो सके। तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि बंदा कोई भी काम शुरू करने से पहले उस पर मुकम्मल जो है ना वो गौर व फिक्र कर ले, उसका प्लान इख्तियार कर ले। ये बंदे को नॉलेज होना चाहिए कि इसमें कितनी बकरियों से शुरू करें, नस्ल कौन सी होनी चाहिए, इनकी रहाइश का, इनकी खुराक का सारा जो है ना तकरीबन 1.5 साल तक जो है ना वो आपको ये अपनी तरफ से करना पड़ता है, अपनी जेब से करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो सबसे पहले इनका जो है ना वो एक फिजिबिलिटी तैयार कर लेनी चाहिए ताकि बंदा जब काम शुरू कर लेता है उस वक्त जब इन चीज़ों पर बंदा पूरा नहीं उतर सकता है तो उस वक्त वो या तो वो फार्म ख़त्म करता है या फिर वो नुकसान की तरफ चला जाता है। तो इससे पहले ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों को जो है ना वो कन्फर्म कर लेना। तो उसमें सबसे पहले तो नस्ल की बात करेंगे। नस्ल का आपको अच्छी तरह कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि कौन सी नस्ल से आपको गोट फार्मिंग शुरू करनी चाहिए। तो नस्ल के बाद फिर आखिर पे जो है ना वो तादाद की बात कर लेते हैं कि कितनी बकरियों से शुरू करना चाहिए। तो नस्ल का जहाँ तक तल्लक है कि सबसे पहले इसमें दो बातें आ जाती हैं। सबसे पहली जो बात है कि अगर तो आप सिर्फ गोश्त पर काम करना चाहते हैं, ज़ाहिर है गोट फार्मिंग एक बंदा जो शुरू कर रहा है तो वो उसने कारोबार के लिए ही करना है, उसने एक अपना रोज़गार बनाना है। शौकिया तो चलो बंदा 2-4 ही रखता है, एक फार्म तो नहीं बनाता है। तो फार्म जब बना रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने उससे जो है ना वो प्रॉफिट कमाना है, उसको ऐसे कारोबार करना है। तो कारोबार जब करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप जो है ना वो गोश्त के लिए काम करते हैं या गोश्त और दूध दोनों के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर खाली आप गोश्त के लिए काम कर रहे हैं और आपके पास चराई वाला इलाका मौजूद है, चराई की जगह मौजूद है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि आप जो है ना वो दोगली मिक्स ब्रीड से शुरू करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें अखराजात ना होने के बराबर होते हैं। अगर ख़ुद आप बाहिम्मत हैं, घर में खुद जो है ना आपके पास टाइम है, तो फिर तो आपको मुलाजिम रखने की जितनी तादाद मैं बता रहा हूँ, इस तादाद के लिए जो है ना वो आप ख़ुद उसको मैनेज कर सकते हैं। आपको मुलाजिम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मुलाजिम की जो तनख्वाह है वो भी आप बचा सकते हैं। बाद में जब तकरीबन 18 महीने 1.5 साल के बाद जब आपकी फार्म की एक लुक बन जाती है, आपके जो है ना वो बकरियां बढ़ जाती हैं, तो उस वक्त अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो फिर आगे आप मुलाजिम भी रख सकते हैं। तो उस मुलाजिम का फिर क्या होता है कि जब आपकी बकरियों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, आपकी प्रॉफिट की रेशो भी बढ़ जाएगी और आप उसके मुलाजिम की आसानी से उससे तनख्वाह भी निकाल सकेंगे। लेकिन अब अगर आप खुद ज़ाती तौर पर जो है ना वो काम करना चाहते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, तो फिर जो है ना मैं आपको यही मशवरा दूंगा जो दोगली मिक्स ब्रीड है उस पर काम करें गोश्त के लिए। चराई आप हालांकि इतना भी है कि हमारे इस इलाके में मैं काफ़ी लोगों के पास ऐसा देख चुका हूं कि जो सुबह बकरियों को चराई के लिए खोलते हैं और शाम को आकर रेवड़ में बंद कर देते हैं, कोई दाना वंडा कोई चीज़ नहीं खिलाते हैं। इवन के जो कुर्बानी वाले बकरे होते हैं उनको भी सिर्फ वो चराई पर ही पालते हैं। आखिरी 2 या 3 महीने जो है ना जो कुर्बानी वाले बकरे होते हैं उनको दाना वंडा खिलाते हैं, अदरवाइज जो है ना वो भी चराई पर रहते हैं और ठीक ठाक जो है ना वो कुर्बानी पर जो है ना वो 8-10 बकरे जो है ना वो शेयर कर देते हैं, जिन्होंने थोड़ी थोड़ी बकरियां भी रखी हुई हैं। तो इसलिए क्या है कि इस पे अखराजात कम है, एक आप खुद काम करेंगे और दूसरा ये है कि इस पे जो है ना वो खुराक का आपको खर्चा नहीं पड़ेगा। चराई पर उनको पालेंगे। हाँ, जो बकरी प्रेग्नेंट है, जब वो बच्चे डिलीवर करने पर आती है तो उससे महीना पहले जो है ना आप उसको थोड़ा दाना वंडा खिलाएं ताकि उसके नीचे दूध अच्छा हो जाए, वो बच्चों को अच्छी तरह पाल सके। तो बाकी उसकी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बाकी जो है ना बीमार भी होती हैं, ये हर नस्ल में पाया जाता है। कुछ ज़रूरी नहीं कि देसी दोगली जो है ना ये ज़्यादा बीमार होती हैं या बीतल ज़्यादा बीमार होती हैं, दूसरी कोई नस्ल बीमार नहीं होती है। बीमारी सब में आती है। ये एक आपने काम करना होगा कि
जिस भी नस्ल, जो एक ये नस्ल मैं आपको बता रहा हूँ और आगे दूसरी नस्ल भी बताऊँगा, जिस नस्ल से भी शुरू करते हैं आप, जब जो है ना ये काम स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो है ना एक दफ़ा इनको वैक्सीन करा दें। फिर हर 6 महीने के बाद, साल के बाद जो जो वैक्सीन का सीज़न आता है वैक्सीन इनको कराते रहें। बाकी जो है ना वो इनको चराई पर पालें और साल के बाद अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये हो गया दोगली मिक्स ब्रीड की बात। तो जो दूसरी नस्ल है जो मैं आपको जिसका मशवरा दूंगा वो बीतल नस्ल है। बीतल नस्ल में काफ़ी आगे इकसाम आ जाती हैं। आपके इलाके में जो भी कामयाब किस्म की बीतल चलती है आप उस बीतल से शुरू कर लें। तो उसमें ये होता है कि बच्चों के साथ साथ आपको जो है ना वो दूध भी वो अच्छा खासी मिकदार में आप उससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी क्या है कि आपने उनको चराई पर भी पाल सकते हैं। मतलब दूसरी कैटेगरी में कि अगर आप चराई पर भी पाल सकते हैं और दूध और गोश्त दोनों पर काम करना चाहते हैं तो फिर बीतल बकरी का इंतखाब करें। बीतल बकरी के भी फ़ायदे ये हैं कि वो एक तो बच्चे दो दो तकरीबन जो है मैक्सिमम जो है हर बकरी दो दो बच्चे देती है। सिंगल कोई कम और बेश कोई बकरी होती है जो सिंगल बच्चा देती है, अदरवाइज जो है दो दो बच्चे देती हैं। फिर उनके नीचे दूध अच्छा होता है। आप उनका दूध निकाल कर सेल ना भी करें तो उनके नीचे इतना दूध होता है कि दो बच्चों को वो आसानी से पाल लेती हैं। और उस बीतल बकरी का जो है बच्चा भी तकरीबन 3-4 महीने का बच्चा भी 18-20-22 हज़ार तक जो है वो सेल हो जाता है। तो इसलिए जो है ना वो दूसरी नस्ल ये बीतल पर आप काम करें। उसमें अभी जो फ़र्क है दोनों में वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि दोगली मिक्स ब्रीड और बीतल में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। उससे पहले मैं एक बात ज़रूर आपको बताऊंगा कि आपने जिस नस्ल का भी जो है ना इंतखाब करना है, चाहे देसी मिक्स ब्रीड का करना है चाहे बीतल का करना है, लेकिन उनमें जो ब्रीडर है वो ब्रीडर अच्छी नस्ल का होना चाहिए। अगर तो बीतल बकरी है, बीतल बकरी में जो है ना आप ब्रीडर जो है ना वो दोगली नस्ल का छोड़ देंगे तो नस्ल तबाह हो जाएगी। इसी तरह अगर दोगली मिक्स ब्रीड में अगर बकरा आपने बीतल छोड़ दिया है या कोई और अच्छी ब्रीड का बकरा छोड़ दिया है तो वो नस्ल आस्ता आस्ता अप्रूव होना शुरू हो जाएगी, अच्छी नस्ल बनना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना ये बात आपको बतानी ज़रूरी थी कि नस्ल चाहे कोई भी हो लेकिन उसके अंदर जो ब्रीडर हो वो आला क्वालिटी का होना चाहिए। अभी क्या है कि बीतल बकरी जो है ना वो आप स्टॉल फीडिंग पर भी पाल सकते हैं लेकिन उसमें अखराजात ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने मुकम्मल स्टॉल फीडिंग पर पालनी है तो फिर आपको मैं बेहतरीन मशवरा ये दूंगा कि आप स्टॉल फीडिंग पर जो है ना वो सिर्फ बीतल बकरी का इंतखाब करें। जो बीतल बकरी है वो चराई पर भी आप पाल सकते हैं और स्टॉल फीडिंग पर भी पाल सकते हैं। लेकिन जो दोगली मिक्स ब्रीड होती है वो स्टॉल फीडिंग पर इतना जो है अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। तो इसलिए जो है ना वो दोगली मिक्स ब्रीड का मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि उसको आप जो है ना वो चराई पर पालें। अगर चराई की जगह ये आगे आपने अपने इलाके का देखते हुए अपनी अपनी जगह को देखते हुए आपने खुद नस्ल का इंतखाब कर लेना है। तो अगर आपने स्टॉल फीडिंग पर पालनी है सिर तो फिर बीतल बकरी रखें। फिर जो है ना क्योंकि आप जो है ना बीतल बकरी से अच्छे बच्चे भी हासिल कर सकते हैं, गोश्त पर भी काम कर सकते हैं और बीतल बकरा जो है वो कुर्बानी पर 1 लाख 1.5 लाख तक भी जो है ना वो सेल हो जाता है। अभी फ़र्क दोनों में क्या है कि फ़र्क ये है कि जो दोगली मिक्स ब्रीड है वो ज़्यादातर जो है ना वो सिंगल बच्चा देती है। कोई जो है ना अगर 10 बकरियां आपके पास हैं तो हो सकता है जो है ना उसमें 3 या 4 बकरियां ऐसी हों जो 2-2 बच्चे देने वाली हों और बाकी सब जो है ना वो सिंगल बच्चे देने वाली हों। इसलिए इनकी जो शरह पैदावार है वो कम है। शरह पैदावार कम है लेकिन इसमें ख़र्चा भी नहीं है। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इस पर इतने आपको ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है, खुराक का आपको ख़र्चा नहीं उठाना पड़ता है। इसलिए जब आप उनके बकरे तकरीबन जब कुर्बानी पर शेयर करते हैं तो वो एक बकरा तकरीबन 50, 60 और 70 हज़ार की रेंज में चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें बीतल ब्रीड का तो उसमें ये है कि उसको आपने दाना वंडा प्रॉपर खिलाना होगा। बेशक आप उसको चराई पर पालते हैं या जो है ना स्टॉल फीडिंग पर पालते हैं लेकिन दाना वंडा शाम का वो ज़रूरी होता है उसके लिए। और उसके जो बकरे हैं वो एक बकरा तकरीबन जो है ना वो 1 लाख से ऊपर जो है ना वो सेल होता है। और उसमें शरह पैदावार भी ज़्यादा है क्योंकि हर बकरी तकरीबन 2 बच्चे देती है। अगर 18 महीने का अगर हम हिसाब लगाएं तो
تعداد جو ہے نا وہ اس سے پہلے ضروری سمجھوں گا کہ آپ کو تعداد بھی بتا دوں. تعداد آگے آپ کو اپنے بجٹ پر جو ہے نا منحصر ہے، لیکن میرا جو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا بجٹ ہے، تو آپ 20 بکریوں سے شروع کریں، تاکہ آپ 18 ماہ کے بعد جب وہ بچے آپ کے تیار ہو جائیں، وہ سیل کریں، تو آپ کو انکم کا صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ اندازہ ہو سکے، پتہ چل سکے. تو 18 مہینے کے بعد جب آپ ان بکریوں کو بچوں کو سیل کریں گے، تو میں ایک موٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر بیتل بکریاں آپ نے 20 رکھی ہیں تو اس میں سے 40 بچے آپ نے حاصل کیے ہیں. چلو 40 بھی نہیں کرتے ہیں، 30 بچے لگا لیتے ہیں، کیونکہ کچھ جو ہے نا وہ ایکسپائری میں چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہے نا بکریاں سنگل بھی دیتی ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ آپ 30 بچے اگر 18 مہینے کی تیار کر لیتے ہیں، تو ابھی 30 بچوں میں سے فرض کیا کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ 15 بکرے ہیں اور 15 پٹھیں ہو گئی ہیں. ابھی پٹھیں تو آپ نے آلریڈی اپنے فارم میں رکھ لی ہیں. جو 15 بکرے آپ نے سیل کرنے ہیں وہ کم از کم 15 لاکھ کے سیل ہوں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ 1.5 لاکھ میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے 5 لاکھ پر خرچہ کر دیا ہوگا، تو پیچھے آپ کو بچیں گے 10 لاکھ روپے. ابھی دوسری طرف اگر دوگلی مکس بریڈ کی اگر حساب لگائیں تو وہ 20 بکریوں میں سے آپ نے 6 مہینے 1.5 سال کے بعد جو ہے نا وہ 20 بچے حاصل کیے ہیں، کیونکہ اس کی شرح پیداوار میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کم ہوتی ہے. اگر 20 میں سے 10 بکرے ہیں، 10 بکرے آپ سیل کرتے ہیں 60 ہزار کے، تو وہ 6 لاکھ کے بنیں گے. ابھی کیا ہے کہ اس میں ابھی واضح فرق یہ آ گیا ہے کہ جو آپ نے دوگلی مکس بریڈ پر کام کیا ہے، خرچہ آپ کا اس کو نہ کرنے کے برابر پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کو 1.5 سال کا 6 لاکھ روپے دے رہی ہے اور 10 پٹھیں جو ہے نا وہ دے رہی ہے ساتھ. اور دوسری طرف اگر بیتل کا حساب لگائیں تو وہ خرچہ نکال کے 10 لاکھ آپ کو بچے دے رہے ہیں اور 15 پٹھیں جو ہے نا وہ آپ کے پاس شیڈ پر نہیں آ جائیں گی. تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو بیتل بریڈ ہے، چاہے وہ کسی بھی بیتل ہے، کوئی بھی قسم ہے، لیل پوری ہے، گجراتی ہے، پٹھواری ہے، کسی طرح کی بھی وہ بیتل ہے، امرتسری ہے، مکھی چینی ہے، بے شمار جو ہے نا اس کی قسمیں، کسی بھی قسم کا اپنے علاقے کے حساب سے اگر آپ انتخاب کرتے ہیں تو بیتل بکری میں جو ہے نا وہ فائدہ زیادہ ہے. تو خرچہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. تو اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کو اچھی طرح جو ہے نا سمجھ آ چکی ہوگی. 20 بکریوں کا انتخاب میں نے اس لیے کہا ہے کہ 20 بکریوں سے شروع کریں، کیونکہ جب 18 مہینے کے بعد آپ بیچیں گے تو وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی 20 بکریوں سے جب آپ نے 30 بچے حاصل کیے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا. وہ 15 پٹھیں اگر 20 کے ساتھ ملائیں گے تو 35 بکریاں ہو جائیں گی آپ کے پاس شیڈ پر. اس سے جو ہے نا وہ آپ کے فارم کی ایک جو ہے نا وہ وہاں سے تقریباً 1.5 سال کے بعد آپ کا فارم بننا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت آپ کو جو پرافٹ کی ریشو ہے اس کی بھی سمجھ لگے گی اور آپ ایک جو ہے نا کامیاب فارمنگ کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان.